वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी, जो 10 मिनट की है आपके रिपोर्टर एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध करने की ज़रूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सका है जो सबको स्वीकार हो। हम पहले से ही अंतरिक्ष में दुनिया के विभिन्न राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि न्यायशास्त्रियों की 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 राष्ट्रीय संस्था अगले 15 वर्षों में इंसान की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और सन 2001 में न्याय की व्यवस्था के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रही हैं। इसका एकमात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्याय की अपनी उस पुरानी प्रणाली पर फिर से लौट जाएं, जिसमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता था और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था। हर आदमी इन कानूनों का पालन करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था। आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए समाज को इन बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा और नई मान्यताएं तथा आत्म अनुशासन पैदा करना होगा। लोगों को समाज के प्रति अपनी कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर जरूरी भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने, जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था। मुकदमेबाजी अब एक मनोरंजन जैसा बन गया है। कभी कभी सिर्फ शौकिया तौर पर और कभी कभी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए लोग मुकदमेबाजी करते हैं। कभी कभी कानून और कानूनी पाबंदियों के उल्लंघन के लिए अदालतों का सहारा लेना एक सुरक्षित साधन माना जाता है। अगर कानूनी क्षेत्र का इस्तेमाल वकीलों और कानून तोड़ने वालों के लिए एक उत्तर और लाभकारी साधन बनकर रह जाता है, तो इससे भ्रांति पैदा हो जाएगी और कानून का ध्येय ही खत्म हो जाएगा। न्यायाधीशों और वकीलों से अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारी की ऊंची भावना से मौजूदा कानून प्रणाली की भूल भुलैया पर विचार करें, जिनके कारण न्याय का मूल आधार ही नष्ट हो रहा है, और न्यायपालिका को सामाजिक उन्नति के एक साधन के रूप में मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय ढूंढ निकालें। आज आम आदमी अदालत में जाने के विचार से ही कतराता है। उसे यकीन है कि अदालत का मतलब है कि बहुत महंगी और लंबी लड़ाई, जो शायद उसके जीवन में खत्म हो या ना हो। हमेशा ही समय पर न्याय मिलना बहुत ही ज़रूरी है। कानून में देरी का रोग न्याय व्यवस्था को ही खाए जा रहा है। मैं इस सम्मेलन में आए संसार के प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे कानूनी देरी से निपटने, कानूनों को सरल बनाने और आम आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय खोजें, क्योंकि कानून आदमी की सेवा के लिए होते हैं। महोदय, भारतीय समाज बहुभाषी समाज है और हमारे इस समाज में बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग से मधुर संबंध हैं। अतः यहाँ बहुभाषिकता सहज स्थिति के रूप में स्वीकार्य है। इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की यात्रा करता रहता है और ऐसे में एक ही वाक्य में एकाधिक भाषा के तथ्यों का समन्वय कर वह अपना कार्य आसान कर लेता है। और टिकर दीजिए, और यह एक पंक्ति राष्ट्रीय एकता के सूत्र में एक और सूत्र बढ़ा देती है। राष्ट्रीय एकता का संबंध समूह मस्तिष्क से होता है और समूह मस्तिष्क को प्रभावित, संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणिकता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। विचार, भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष प्रभाव उत्पादक शब्दों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापनों की भाषा, चुनावों की भाषा, क्रांति की भाषा, आंदोलन की भाषा आदि वाक्यांश भाषा की इसी शक्ति की ओर संकेत करते हैं, और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने में सर्वाधिक कारगर होती है, हुई भी है। भाषा समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की प्रभाव उत्पादकता को विज्ञापन मिले, सुर मेरा तुम्हारा में परखा जा सकता है। समन्वय, राष्ट्र, एकता, इन शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वह है समन्वय, विरोध का अभाव, राष्ट्र, वह लोक समुदाय जो एक ही राज्य या शान में रहता हुआ एकताबद्ध हो। एकता, अभिन्नता, भाषाई समन्वय से तात्पर्य
यह है कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनकी गरिमा के अनुरूप उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ लगाया जा सकता है, वैसी एकता जिसे राष्ट्रीय समुदाय एक दूसरे के प्रति अभिन्न होने के भाव से संचालित करें। एकता में राष्ट्रीय विशेषण लगना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और प्रतिष्ठा से जोड़ देता है और राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की भूमिका अहना हो जाती है और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है। आज भारत पर एक साथ एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में अनेक आक्रमण किए जा रहे हैं। ये आक्रमण आबादी के भी हैं और धार्मिक भी, सांस्कृतिक भी हैं और धार्मिक भी, शिक्षा साहित्य पर भी हैं और रहन सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी। इन आक्रमण में कुछ परोक्ष हैं तो कुछ प्रत्यक्ष। कुछ आक्रमणों से केवल सरकार अवगत है और केवल कुछ का आम आदमी को भी पता है। आम आदमी जिन आक्रमणों को जानता या नहीं जानता है, जिससे वह परिचित या अपरिचित है, वे हैं संस्कृत, साहित्य, रहन सहन और मनोरंजन के माध्यम से भारतवासियों के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे आक्रमण। ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है। उपग्रहों के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिमी देशों की उड़न परियों को सांस्कृतिक हमले कर रही हैं। भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी गिरफ्त और भी मजबूत हो जाएगी। महोदय, मद्रास में दूरदर्शन भाषाई समन्वय को महत्व नहीं देगा तो अन्य भाषी भी टीवी देखने के प्रति ललक पड़ेंगे। दिल्ली में भाषाई समन्वय को नहीं महत्व दिया जाएगा तो वहाँ के हिंदीतर भाषी स्टार टीवी के प्रति ललकेंगे। कश्मीर के लोगों को भाषाई समन्वय के कार्यक्रम नहीं मिलेंगे तो वे पाकिस्तानी दूरदर्शन देखेंगे, फिर वे अपनी संस्कृति से कटने लगेंगे। देश के अपने ही एक हिस्से के प्रति, अपने ही अन्य बंधु के प्रति उनमें संवेदन शून्यता भरने लगेगी और फिर लातूर जैसी घटना पर भी वे भाव शून्यता के शिकार होंगे और यह स्थिति राष्ट्रीय विखंडन की जमीन तो तैयार कर ही सकती है। भाषाई समन्वय के अभाव में पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा और बांग्लादेश बना। अपने देश को ही लें, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भाषाई समन्वय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। फलतः देश के अन्य हिस्सों में आम आदमी के मन का आक्रोश भड़का जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक रहा। वहीं हजरत बल प्रकरण में हजरत बल को सेना द्वारा रौंद दिए जाने के विदेशी समाचारों के प्रभाव को भाषाई समन्वय के सिद्धांत पर ही हम पूरी तरह रोक पाने में सक्षम रहें। इस प्रकार भाषाई समन्वय के आधार पर उभरी राष्ट्रीय भावना हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए सार्थक सिद्ध होगी। किंतु यह भाषाई समन्वय किसी अन्य भाषा के मूल पर या उसे किनारे रखकर कुछ भाषा विशेष के लोगों को कारण विशेष से खुश करने की धारणा से नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा भाषा के क्षेत्र में भी तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा मिलेगा और फिर ऐसा तुष्टीकरण राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध ही चला जाएगा। इसी प्रकार किसी भाषा विशेष के शब्दों को सांप्रदायिक समझने के दृष्टिकोण को पनपने से रोकने का प्रयास आवश्यक है। शब्दों को सांप्रदायिक बनाने अथवा उन्हें किसी भाषा विशेष के प्रतिनिधि मात्र समझने की धारणा को भी बदलना होगा। एक भाषा में से अन्य भाषा के घुल मिल गए लोकप्रिय शब्दों को चुन चुन कर निकाल फेंकने और उनकी जगह ज़बरदस्ती गढ़े गए शब्दों को बिठाने की मानसिकता पर अंकुश लगाना होगा। शब्दों को भाषा विशेष में उनकी लोकप्रियता और उस भाषा के प्रभाव में उनकी उपादेयता पर अधिक जोर देना चाहिए। समन्वय इस शब्द में हो और ऐसा हो कि प्रारंभ में आम पंजाबी को भी आतंकवादी मान बैठने वाला एक अन्य भाषा भाषी इस तथ्य से वाकिफ़ होता है कि वहाँ का आम सिख भी आतंकवादियों का उतना ही बड़ा विरोधी है जितना वह है, तो फिर क्षण में उसकी धारणा बदल जाती है और उसका चिंतन सक्रिय हो जाता है और फिर वह आतंकवाद के प्रति उनके संघर्ष में खुद को भी शामिल कर लेता है। और जब यह तथ्य उसे अपनी भाषा के माध्यम से मालूम हो जाए तो उसका मनोबल और भी ऊंचा हो जाता है और वह राष्ट्र की अखंडता के लिए और भी सख्ती से जूझने लगता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि भाषा के दो पहलू हैं। महोदय, हमें ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से होशियार रहना चाहिए जो मौका पाते ही देश में सिर उठाने लगती है। इस विघटनकारी प्रवृत्तियों में कुछ ऐसी हैं जो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आती हैं, अर्थात किसी धर्म की आड़ में खेली जाने वाली राजनीति जिसमें एक धार्मिक वर्ग को दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जाता है। फिर प्रांतवाद या राज्यवाद की प्रवृत्ति है। हमारे देश में सबसे घातक और खतरनाक प्रवृत्ति शायद जातिवाद की है। जब जाति प्रथा शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसने हमें राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर कमज़ोर कर दिया है। इसने हमें छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है। इससे लोगों में
वर्ग बन गए हैं। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं तो कुछ मध्यम जाति का और कुछ निम्न जाति का, कुछ की तो कोई जात ही नहीं है। इस तरह यह असमानता शुरू हुई जिसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। इतिहास के ये सारे सबक हमारे सामने हैं। हमने देखा है कि अपनी बहुत सी अच्छाइयों और योग्यताओं के बावजूद भी हम राष्ट्रों की दौड़ में बार बार पिछड़े हैं और हमारे बीच एकता की इस कमी के कारण ही भारत का पूरा समाज ऐसी जातियों और वर्गों में बँट गया है जो एक साथ नहीं चल पाते। इसलिए मैं हर जगह भारत की एकता पर और सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अलगाववाद, राज्यवाद और जातिवाद से लड़ने की ज़रूरत पर जोर देता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ और आशा है आप भी वैसा समझते हैं, भारत के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई बंटवारा नहीं है। केवल एक भारत है जिसके हम सब, आप और मैं, उत्तराधिकारी हैं। यह हम सब का है। भारत का यह दक्षिणी भाग या वह त्रावणकोर कोचीन राज्य आपकी मिल्कियत नहीं है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत नहीं है, उन पर आपका भी अधिकार है। वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि किसी अन्य भारतवासी के। इसलिए उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी विरासत है। भारत का अब तक का हजारों वर्षों का इतिहास और उसकी समूची संस्कृति, चाहे वह उत्तर की हो या दक्षिण की अथवा किसी और स्थान की, हमारी साझी विरासत है। यही नहीं, हमारे सामने फैला विराट भविष्य भी हमारी साझी विरासत बनेगा। इस बहस के दौरान जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में निसंदेह मेरे साथी माननीय रक्षा मंत्री महोदय जवाब देंगे। मैंने केवल रक्षा व्यवस्था के कुछ मुख्य और बुनियादी सिद्धांतों और खासकर हमारे सामने आने वाली समस्याओं की ओर सदन का ध्यान खींचने के लिए बहस में हस्तक्षेप किया है। स्टॉप।